देखिए ये आपका चुंबकत्व चैप्टर है, मैग्नेटिज्म। चुंबक के नाम पर एक छोटी सी कहानी भी है, उस कहानी को भी हम सुना दे रहे हैं। हालांकि परीक्षा के दृष्टि से वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जल्दबाजी में सुना रहे हैं। देखिए एक गणरिया था जो भेड़ बकरी को चराता था। आप देखते होंगे भेड़ बकरी को जो चराने जाते हैं वो अपने साथ एक लाठी लेकर के जाते हैं। तो लाठी लेकर के वो जो है लाठी थोड़ा सा वो दिमाग लगाया था, लाठी जो है खियाए नहीं, इसके लिए जो है नीचे जो है वो लोहे का जो है एक मतलब सपोर्टर लगा दिया था, ठीक है ना। उसके ऊपर लोहे का टोपी पहना दिया था लाठी के ऊपर, समझे ना। और वो जो है भेड़ बकरी को चराते चराते जो है पहाड़ की तरफ चला गया, ठीक है ना, पहाड़ी इलाके की तरफ। अचानक जो है ऐसे ही जो है गुनगुना रहा था, अकेले था, भेड़ बकरी चल रही थी। तो वहीं जो है लाठी जो है मतलब जो लोहे का कील लगाया हुआ था, वो जो है लाठी जो है एक ऐसे पत्थर से सट जाता है। तो जैसे ही जो है पत्थर की तरफ खिंचा करके उसमें सटता है, तो वो जो है सोचता है कि भाई काहे खींच लिया। तो भूत भूत चिल्लाते हुए जो है गाँव की तरफ भगता है कि बहुत बड़ा भूत है, वहाँ बहुत बड़ा भूत है, हमारे लाठी को छीन लिया है, समझ रहे हैं। अब लोग जो है मान लीजिए कि मत पूछिए, अब भूत पिचास के डर से जो है लोग गांव से जो है मतलब हाँ लाठी डंडा मतलब जो है तलवार उलवार सब लेकर के आते हैं, ठीक है। तो जो भी जो है तलवार लोहे के बनी हुई जो भी हथियार लेकर के वहां जाता है, तो सारा का हथियार जो है ऑटोमेटिक उसमें मतलब इतना बड़ा चुंबक रहता है कि खिंचा करके उसमें सट जाता है। और फिर और हल्ला होते तो महाभूत है, मान लीजिए कि इतने लोग जो है लाठी से उसको इधर से उधर करते हैं, ठीक है ना, तो इधर करते तो उधर सट जाते हैं। मतलब आप इमेजिन कीजिए कि पहली बार क्या स्थिति हुआ होगा। अब तो उसके बारे में जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानता होगा वो पहली बार इस तरह का देखा होगा घटना, वो कह रहा होगा कि मतलब ये है क्या, समझ ना जी। मतलब वो उस तरह से अनुमान लगा रहे होंगे। अब देखिए तो वैज्ञानिकों में यह हल्ला हुआ, फिर वैज्ञानिक वहां गए, रिसर्च हुआ, तो वही जो है समझ लीजिए वो जो है एक नए पदार्थ का खोज हो गया जिसका नाम था चुंबक। यह मैग्नेशिया नामक शहर में इसका खोज हुआ था, इसलिए इसको मैग्नेट नाम रखा गया चुंबक का, समझ ना जी। अब आइए ये चुंबक होता क्या है, अरे समझो जो लड़की बात मत करो, आवाज उसमें रिकॉर्ड होता होगा। चुंबक किसे कहते हैं समझ लीजिए, वह पदार्थ जो लोहा या लोहे की बनी हुई वस्तु को अपनी तरफ खींच लेता है, उसी को क्या कहते हैं चुंबक। अब जाइएगा मतलब ये जो है क्या बोलते हैं, मतलब जो है पटना के साइड में जो है मतलब ये जो है हाजीपुर से जो है आगे पटना, हाजीपुर से जब ट्रेन गुजरती है तो जैसे ही बीच में नदी पड़ती है, तो उस नदी में जो है ट्रेन से सफर करने वाले लोग जो है मतलब साइड से जो है ट्रेन पर बैठे रहते हैं और मतलब पैसा निकाल करके मतलब नदी में फेंकते हैं। उनके मन में होता है कि नदी में दान करने से हमारे घर में जो है पैसे की बढ़ोतरी होती है। तो इतना जो है चढ़ा ऊपरी रहता है पैसा फेंकने के चक्कर में कि मत पूछिए। कोई जो है मतलब खिड़की के पास से आकर के फेंकता है, कोई जो है हाँ जंगला के पास से आकर के फेंकता है, समझे ना, कोई दरवाजा के पास से आकर के फेंकता है। इतना जो है फेंकने के चक्कर में इधर से हाथ निकाल करके फेंकता है, तो पता चलता है कि मतलब साइड में जो है हाँ पुल के साइड में सपोर्टर लगा रहता है बड़ा बड़ा लोहा का, तो उसी लोहा से उसका हाथ जो है टूट करके उसी में गंगा नदी में दान हो जाता है। पैसा के साथ साथ वो भी दान हो जाता है, ऐसे में रहो जी। इतना जो है ऐसे फेंकता है चला करके, तो उसमें बड़ा सपोर्टर लगा रहता है लोहा का, उसमें टन दने चिपकता है, मतलब सिक्का फेंकता है। और फिर इतना तेजी से गाड़ी जा रही है और उसमें लड़ता है कि फिर रिटर्न करता है, और पता चलता है किसी के नाक में लग गया, दांत पर लग गया, वो दांत टूट गया, नाक दबा हुआ है और इसको बढ़िया बढ़िया दुआएं दे रहा है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अब वहाँ के लड़कों का देखिए क्या पेशा होता है। वहाँ के लड़के जो है वो यही काम करते हैं कि चुंबक ले लेते हैं और बड़े से रस्सी में बांध देते हैं और नदी में डाल देते हैं, जहाँ गाड़ियां गुजरती हैं, जहाँ से लोग नदी में दान करते हैं। और वो दिन रात यही करते हैं कि मतलब चुंबक नाव में से चुंबक उसमें डाल करके और सटाते रहते हैं, मतलब लोहे पैसे को, समझ रहे हैं, और उसमें से पैसा सिक्का निकालते रहते हैं। तो आपको पता चल गया कि चुंबक किसे कहते हैं, जो लोहा और लोहे की बनी हुई वस्तु को अपने में खींच लेती है, उसी को क्या कहते हैं चुंबक। चुंबक किसे कहती है परिभाषा परीक्षा में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ में अंतर पूछ सकता है। तो आप ये भी जानते हैं, इधर ध्यान दीजिए, जो चुंबक में सट जाता है उसी को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। हाँ, जो चुंबक की तरफ आकर्षित होता है, चुंबक में खींचा जाता है, उसको क्या कहते हैं चुंबकीय पदार्थ। और जो पदार्थ चुंबक में सट नहीं पाता उसको क्या कहते हैं अचुंबकीय पदार्थ। कोई दिक्कत नहीं ना। तो चुंबक में सटता क्या है, लोहा तथा लोहे की बनी हुई वस्तु।
तो लोहा तथा लोहे की बनी हुई वस्तु क्या होती है? चुंबकीय पदार्थ। और जो चुंबक में नहीं सटता है उसको क्या कहते हैं? अचुंबकीय पदार्थ। तो लोहा या लोहे की बनी हुई वस्तु को छोड़ करके बाकी जितना भी होता है वह सब क्या होता है? अचुंबकीय पदार्थ। कोई दिक्कत नहीं ना? तो चुंबकीय और चुंबकीय में 2 नंबर में अंतर आएगा तो बता दीजिएगा। अब आइए, चुंबकीय ध्रुव किसे कहते हैं? सुन लीजिए, चुंबकीय ध्रुव किसे कहते हैं? मान लीजिए यही चुंबक है, तो चुंबक का वह भाग है जहां पर जो है चुंबकीय पदार्थ को खींचने का गुण सबसे अधिक होता है। इधर ध्यान दीजिए, चुंबक का वह भाग जहां पर चुंबकीय पदार्थ को खींचने का गुण सबसे अधिक होता है। जैसे मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए यह जो है चुंबकीय पदार्थ लोहा या लोहे की बनी हुई वस्तु है और यह आपका चुंबक है। तो मान लीजिए यहां लेकर जा रहा है तो यह नहीं खींच रहा है, ज्यादा नहीं खींच रहा है। यहां लेकर जा रहा है थोड़ा सा और ज्यादा खींच रहा है, लेकिन यहां जैसे ही इसके पास ले जा रहा है वैसे ही जो है तुरंत इसको खींच ले रहा है। समझ ना? तो चुंबक का वह भाग जहां पर खिंचाव बल जो होता है, खींचने का गुण जो होता है वह सबसे अधिक होता है, उसी को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। सुन रहे हो लड़की? पोल किसे कहते हैं आप बता दीजिएगा। चुंबक का वह भाग, देखिए दोनों तरफ एक ऐसा भाग होता है जहां पर जो खींचने का बल सबसे अधिक होता है, उसी को क्या कहते हैं? चुंबकीय ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? जो कितने प्रकार होता है? 2 प्रकार। एक जो है हाँ नॉर्थ पोल और दूसरा जो है वह क्या होता है? साउथ। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। समझ ना? मान लीजिए कि यह 2 ध्रुव है। क्वेश्चन पूछता है, समझो जो लड़की, क्वेश्चन पूछता है कि सजाती ध्रुवों में आकर्षण होता है कि विकर्षण होता है? सुन लीजिए, देखिए यह जो है टोपी वाला कलम या जो है आप देख रहे हैं ढक्कन वाला जो है, ये आपका जो है दोनों का साउथ पोल है। ये भी जो है साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव है। ये भी जो है साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव है। तो हाँ सुन लीजिए, ये दक्षिणी जो ध्रुव होगा कितना भी जो है पास में लेकर आइएगा तो ये जो है सटेगा कि नहीं सटेगा? नहीं सटेगा। लेकिन जो है यही मान लीजिए इसका उत्तरी ध्रुव है और ये इसका दक्षिणी ध्रुव है, तो तुरंत जो है इसमें क्या हो जाए? सट जाए। तो विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है और एक समान ध्रुवों में क्या होता है? विकर्षण होता है। कभी एक दूसरे में खिंचाव बल नहीं होगा। समझ रहे जी? तो इस तरह से जो है आप ये भी जान गए कि चुंबकीय क्या है, चुंबकीय ध्रुव किसे कहते हैं। चुंबकीय ध्रुव कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है, एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है। समझ ना? तो चुंबकीय ध्रुव किसे कहते हैं इसकी परिभाषा आप जान गए। अब देखिए चुंबकीय ध्रुव जो है किसे कहते हैं जान गए ना जी? चुंबक का वह भाग जहां खिंचाव बल जो होता है, अट्रैक्शन पावर जो होता है सबसे अधिक होता है, उसी को क्या कहते हैं? चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। देखिए रुमाल हमारी पत्नी दी हुई है, बात मत कीजिए। तो देखिए हम यहाँ पर जो है हम इधर ध्यान दीजिए, आपको जो है चुंबकीय ध्रुव के बारे में थोड़ा सा हम प्रयोग बता रहे हैं ताकि आपको दिमाग में याद रहे। ठीक है ना? उत्तरी ध्रुव किसे कहते हैं, दक्षिण ध्रुव किसे कहते हैं, हम इसके बारे में आपको बता रहे हैं। परीक्षा की दृष्टि से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा समझदार है यह टॉपिक। थोड़ी देर के लिए मान लेना है कि यह हमारा जो है ढक्कन वाला जो है दक्षिण ध्रुव है और बिना ढक्कन वाला क्या है? उत्तरी ध्रुव। तो देखिए इधर ध्यान दीजिए, चुंबक, यह चुंबक है हमारा। 2 तरह का चुंबक होता है, एक नाल चुंबक होता है, एक छड़ चुंबक होता है। तो जो छड़ की तरह होता है वो छड़ चुंबक, और घोड़े के नाल की तरह होता है उसको नाल चुंबक कहते हैं। रेडियो वाला जो है नाल चुंबक होता है, समझ ना? और ये कलम की तरह ये चुंबक है वो छड़ चुंबक है। तो ये टोपी वाला जो है दक्षिणी ध्रुव है और बिना टोपी वाला कौन सा ध्रुव? उत्तरी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव किसे कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव किसे कहते हैं, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं। समझो जी लड़का, चुंबक को स्वतंत्र रूप से खुला यदि छोड़ देते हैं, समझ ना? स्वतंत्र रूप से इसको खुला छोड़ देते हैं तो चुंबक का जो भाग दक्षिण दिशा में आकर रुकता है, समझ ना? उसी को कौन सा ध्रुव कहते हैं? दक्षिण ध्रुव। और चुंबक का जो भाग उत्तर दिशा में आकर रुकता है उसको क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव। देख रहे हैं? इधर भी घुमाइएगा, देखिए कितना भी इसको कैसे भी घुमाते हैं तो इसका उत्तरी ध्रुव जो है उत्तर दिशा में आकर रुकेगा और दक्षिणी ध्रुव जो है वह कौन सी दिशा में आकर रुकेगा? दक्षिण दिशा में। सर को थोड़ा सा बैठाने के लिए चेयर दीजिए, हमारे गुरु जी हैं। बस यहाँ 2 मिनट बस, उसके बाद से हम आ रहे हैं। इधर ध्यान दीजिए, सुन लीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं हम, बस 2 मिनट इधर ध्यान दीजिए। चुंबक को यदि स्वतंत्र रूप से हम खुला छोड़ते हैं तो चुंबक का जो भाग उत्तर दिशा में आकर रुकता है उसको कौन सी दिशा कहते हैं? उत्तरी दिशा। तो यह जो है बिना टोपी वाला उत्तर दिशा में आकर रुक रहा है, यह उत्तरी दिशा हो गया, और टोपी वाला कौन सी दिशा हो गया? दक्षिणी दिशा। समझ में आ रहा है जी? देखिए कितना भी करेंगे चुंबक के साथ उसका उत्तरी दिशा जो है वह किधर आएगा? उत्तरी दिशा में। उत्तरी ध्रुव जो है हमेशा उत्तर दिशा में ही आएगा और दक्षिणी ध्रुव जो है उसका दक्षिण दिशा में ही आएगा। तो चुंबक को स्वतंत्र रूप से खुला छोड़ने पर उसका जो सिरा उत्तर दिशा में आता है उसको उत्तरी दिशा, उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और दक्षिण दिशा में आता है उसको क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव। कोई दिक्कत नहीं ना? इसीलिए वायुयान में जो है हवाई जहाज में जो लोग बैठते हैं
वो दिशा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसका सहारा लेते हैं? चुंबकीय सुई का। चुंबकीय सुई जो है हमेशा उसका उत्तरी ध्रुव जो उत्तर दिशा में रहेगा, दक्षिणी ध्रुव किधर होगा? दक्षिण दिशा में। कोई दिक्कत नहीं ना, बता दीजिएगा ना जी। अब आइए, एक दक्षिणी ध्रुव क्या है, उत्तरी ध्रुव क्या है, किसे कहते हैं आप समझ गए। उत्तरी ध्रुव को जो है आप नॉर्थ पोल से सूचित करते हैं, एन से। दक्षिणी ध्रुव को किसे? साउथ पोल। अब आइए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं? पहले चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? इधर ध्यान दीजिए, आप कहावत सुने होंगे कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान से समझिए, सुन लीजिए। मतलब आप देखे होंगे, मान लीजिए कि मतलब अपना अपना जो है एरिया होता है हर व्यक्ति का। तो अपने क्षेत्र में जो है हर व्यक्ति जो है मान लीजिए कि मतलब बहादुर बनता है। तो एरिया किसे कहते हैं? या चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं। मान लीजिए कि ये चुंबक है, ठीक है ना, और ये जो है बिना, ये चुंबकीय पदार्थ है। थोड़ा देर के लिए समझिए, ये चुंबक है हमारा और ये चुंबकीय पदार्थ है। तो चुंबक के चारों तरफ का वो क्षेत्र है जहां पर चुंबकीय पदार्थ को यदि ले जाते हैं तो वो अपने में खींच लेता है, समझ रहे हैं? इधर ध्यान दो जी लड़की, चुंबक के चारों तरफ का वो क्षेत्र। और कुत्ता है तो अपने ही एरिया में भुगते भुगते जाएगा, दूसरे एरिया में वहां से फिर लौट करके चला आएगा, समझ रहे हैं? तो इसका भी एक क्षेत्र होता है, एरिया होता है। तो चुंबक के चारों तरफ का वो क्षेत्र जिसमें हम चुंबकीय पदार्थ को यदि ले जाते हैं तो ये चुंबकीय पदार्थ को ये अपनी तरफ क्या कर लेता है? खींच लेता है। तो इसी क्षेत्र को हम क्या करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। कोई दिक्कत नहीं ना। चुंबक के चारों तरफ का वो क्षेत्र जिसमें यदि हम कोई चुंबकीय पदार्थ को ले जाते हैं, लोहा या लोहे की बनी वस्तु को, तो तुरंत उसको वह क्या कर लेता है? खींच लेता है। तो इसी क्षेत्र को हम क्या करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। बिल्कुल ही शर्माइए मत, इधर ध्यान दीजिए। टीचर जो होता है, हाँ, बहुत सारे लोग लड़के समझने में जो है शर्माते हैं, नीचे मुड़ी गाड़ करके सुन रहे हैं, कोई इधर देख करके सुन रहा है। तो आप टीचर की तरफ ध्यान दे करके सुनिए ताकि आपको समझ में आए। इधर ध्यान दीजिए। तो चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं आप समझ गए? चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा पूछे या ना पूछे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में जरूर पूछेगा। तो चुंबक के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसी चुंबकीय क्षेत्र में काल्पनिक रूप से खींची गई जो रेखा होती है, उसी रेखा को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। सुन रहे हैं? वास्तविक रूप से नहीं, कल्पना से। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है जिसको चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं, जिसमें लोहे या लोहे की बनी हुई वस्तु को यानी चुंबकीय पदार्थ को लाने पर चुंबक अपनी तरफ उसको खींच लेता है, उसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं? आएगा तो बता दीजिएगा ना। चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखा। अब देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है हमेशा जो है बंद होती है। देखिए ये बंद है, ठीक है ना, बंद है और वक्र के रूप में। वक्र का मतलब टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी है ना जी। बंद वक्र के रूप में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींची जाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है जाती है। देख रहे हैं, उत्तरी ध्रुव से किधर जा रही है? दक्षिणी ध्रुव। हमेशा उत्तरी ध्रुव से किधर जा रही है? दक्षिणी ध्रुव। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा उत्तरी ध्रुव से किधर जाती है? दक्षिणी ध्रुव। कोई दिक्कत नहीं ना, बता दीजिएगा ना। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वह ध्रुव के पास जो है सघन होती हैं और ध्रुव से दूर जाने पर जो है विरल हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं ना। तीसरी विशेषता, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। अब देख रहे हैं, काट रही है? नहीं काटती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की विशेषता समझ लीजिए। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। फिर एक बार रिपीट कर रहा है। चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय पदार्थ को लाने पर चुंबक अपनी तरफ उस पदार्थ को खींच लेता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक जो रेखा होती है, इसी रेखा को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषता पूछेगा तो पहली विशेषता बताइएगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, यानी उत्तरी ध्रुव से किधर जाती है? दक्षिणी ध्रुव। दूसरी विशेषता, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। तीसरी विशेषता, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वह ध्रुव के पास जो है सघन होती हैं और ध्रुव से दूर जाने पर क्या हो जाती है? विरल हो जाती है। समझ रहे हैं? तो यह चुंबकीय क्षेत्र की जो है सब विशेषताएं हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना, बता दीजिएगा ना। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है उत्तरी ध्रुव से निकलती है, दक्षिणी ध्रुव में समाप्त हो जाती है। तो यह सब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की जो है विशेषता हो गया। अगला आइए, नया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय क्षेत्र के बाद से हम जो है आपको मैक्सवेल का दक्षिण हस्त का नियम बताए हुए थे, समझ ना। तो देखिए इधर ध्यान दीजिए, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त का नियम क्या है। इस कलम को देखिए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि यह कलम जो है इसको जो है हम धारा मान लेते हैं, ठीक है ना। इधर ध्यान दीजिए, धारा नहीं मतलब चुंबकीय जो है हम इसको जो है चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक जो था
इसको धारा माना था। देखिए मैक्सवेल, इसको जो है मैक्सवेल का दक्षिण हस्त का मतलब दाहिना हाथ, और मैक्सवेल का मतलब मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक। तो मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने अपने दाहिने हाथ को, समझ लीजिए, दाहिने हाथ को जो है देखिए कैसे क्या करता है, यह जो है धारा है, काल्पनिक रूप से जो धारा है उस धारा को दाहिने हाथ से जो है पकड़ता है। कैसे पकड़ता है? अंगूठा को खुला छोड़ करके और उंगलियों को मोड़ते हुए जो है मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने कल्पना से धारा को पकड़ा और ये बताया कि अंगूठा की जो दिशा होती है, बताइए किसकी दिशा लिखा है? देखिए तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। देखिए चुंबकीय क्षेत्र लिखा है, किसका लिखा है? देखिए तो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त में नियम देखिए, अंगूठा की जो दिशा होती है उसकी कौन सी दिशा होती है? बताइए। देखिए उसमें लाइए, अंगूठा की दिशा धारा की दिशा होती है और अंगुलियों को मोड़ने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। फिर एक बार रिपीट कर लेना, सुन लीजिए, इधर ध्यान दीजिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। फिर एक बार रिपीट करना है, सुन लो जी। मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक जो था अपने दाहिने हाथ से जो है अंगूठा को खुला छोड़ते हुए और अंगुलियों को मोड़ते हुए काल्पनिक रूप से धारा को पकड़ा। ये हमारा जो है कलम क्या है? धारा है। और मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक हैं, ठीक है ना जी? इधर ध्यान दीजिए, तो मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने इधर ध्यान दीजिए अपने दाहिने हाथ से, दक्षिण का मतलब दाहिना, आप दिशा का ज्ञान करते हैं तो पूरब जो होता है जिधर सूरज निकलता है उधर आप मुख कर देते हैं और हाथ को क्या कर देते हैं? फैला देते हैं। तो हाथ फैलाते हैं तो हाथ जिधर जो है दाहिना हाथ जो है जिस दिशा में जाता है उसको दक्षिण दिशा बोलते हैं और बायां हाथ जिधर जाता है उसको क्या कहते हैं? उत्तर दिशा। मुख जो होता है वो पूरब होता है और पीठ जो होता है वो क्या होता है? पश्चिम होता है। तो सुन लीजिए, यह जो है दाहिना हाथ दक्षिण दिशा में जाता है, इसलिए इसको दक्षिण हस्त का नियम भी बोलते हैं, समझ रहे जी? तो यही है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त का नियम। दक्षिण हस्त का नियम का मतलब दाहिना हाथ का नियम कि बायां हाथ का नियम? तो जरूर मैक्सवेल का नियम आएगा तो आप दक्षिण हस्त लीजिएगा यानी दाहिना हाथ लीजिएगा, समझ रहे? तो मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने अपने दाहिने हाथ, समझ लीजिए, दाहिने हाथ से जो है अंगूठा को खुला छोड़ते हुए अंगुलियों को मोड़ते हुए काल्पनिक रूप से धारा को पकड़ा और ये बताया कि अंगूठा की जो दिशा होती है वह किसकी दिशा होती है? धारा की दिशा। और अंगुलियों को मोड़ने की जो दिशा होती है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। इसी को कौन सा नियम कहते हैं? मैक्सवेल के दक्षिण हस्त का। कोई दिक्कत नहीं ना? अब आइए, उसके बाद से जो है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम क्या है? उससे पहले जो है फ्लेमिंग के हम वाम हस्त का नियम बता रहे हैं, समझ रहे हैं? फ्लेमिंग के जो है दक्षिण हस्त का नियम और फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम क्या है इसको समझाना। तो समझ लीजिए, फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक जो था, ध्यान दीजिए, दोनों ही बिल्कुल ही आसान है, थोड़ा सा बस ध्यान रखना, कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है, इसलिए जो है जो समझाया गया उस चीज को जो है थोड़ा सा रिपीट कर लेना। देखिए फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम पहले हम बता रहे हैं। दक्षिण हस्त का नियम का मतलब बताइए, दाहिना हाथ का नियम कि बाएं हाथ का नियम? हम दिशा का ज्ञान करते हैं तो दाहिना हाथ हमारा दक्षिण दिशा में न होता है, तो दक्षिण दिशा का नियम। तो समझ लीजिए, इधर ध्यान दीजिए, सुन लीजिए, फ्लेमिंग के मतलब फ्लेमिंग नामक जो वैज्ञानिक था अपने दाहिने हाथ की 3 अंगुलियां, ध्यान से समझो जो लड़की, फ्लेमिंग जो वैज्ञानिक था अपने दाहिने हाथ की 3 अंगुलियां, अंगूठा, उसके पास की तर्जनी और मध्य अंगुली माध्यमा, समझ रहे हैं, वो परस्पर लंबवत फैलाया। फिर एक बार देख लीजिए, फ्लेमिंग नामक जो वैज्ञानिक था अपने दाहिने हाथ की 3 अंगुलियां, अंगूठा, उसके पास की तर्जनी और मध्य अंगुली माध्यमा को परस्पर क्या कह रहा है? लंबवत फैलाया, समझ रहे हैं? परस्पर जो है लंबवत फैलाया, ऐसे फैलाना है आपको, समझ रहे हैं जी? और यह बताया है कि तर्जनी की जो दिशा होती है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। अंगूठा की जो दिशा, ये जो है आपका मध्यमा, मध्यमा बीच वाली अंगुली क्या है? मध्यमा। मध्यमा की जो दिशा होती है वह किसकी दिशा होती है? देखिए उसमें हम लिखवाए हैं, मध्यमा की जो दिशा होती है वह किसकी दिशा होती है? धारा की दिशा। और अंगूठा की जो दिशा होती है वह किसकी दिशा होती है? बल की दिशा होती है। देखिएगा दक्षिण हस्त के नियम में लिखा है ना जी। फिर एक बार देख लीजिए, फिर एक बार सुनिए, फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने अपने दाहिने हाथ की 3 अंगुलियां, अंगूठा, उसके पास की तर्जनी और मध्य अंगुली माध्यमा को परस्पर लंबवत फैलाया और यह बताया कि तर्जनी की जो दिशा होती है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। मध्यमा की जो दिशा होती है वह किसकी दिशा होती है? धारा की दिशा होती है। और अंगूठा की जो दिशा होती है किसकी दिशा होती है? बताइए किसकी दिशा होती है? गति की दिशा होती है। दक्षिण हस्त के नियम में किसकी दिशा होती है? गति की। और वाम हस्त के नियम में जो है बल की दिशा होती है। फिर एक बार समझ लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लड़की इधर ध्यान दो। फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने अपने दाहिने हाथ की 3 अंगुलियां, अंगूठा, उसके पास की तर्जनी और मध्य अंगुली माध्यमा को परस्पर क्या किया? लंबवत फैलाया और यह बताया कि तर्जनी की जो दिशा होती है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है।
मध्यमा की जो दिशा होती है किसकी दिशा होती है? धारा की दिशा होती है, समझ रहे हो जी। और अंगूठा की जो दिशा होती है वो किसकी दिशा होती है? गति की दिशा होती है। ये ना होता है जी। इसी को फ्लेमिंग के किस हस्त का नियम कहते हैं? दक्षिण हस्त का नियम या दाहिने हस्त का नियम कहते हैं। उसी तरह से बायां हस्त का नियम समझ लीजिए, दोनों का सेम है, थोड़ा सा एक का अंतर हो जाए। फ्लेमिंग के बायां हस्त का नियम क्या है या वाम हस्त का नियम क्या है? वाम हस्त का मतलब बायां हाथ। तो फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां, अंगूठा, उसके पास की तर्जनी और मध्य उंगली माध्यमा को परस्पर क्या किया? लंबवत फैलाया और यह बताया कि तर्जनी की जो दिशा होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा की जो दिशा होती है बताइए किसकी दिशा होती है? धारा की दिशा। और अंगूठा की जो दिशा होती है वो बल की दिशा होती है। इसमें बल की दिशा हो गई, इसमें जो है वो क्या है? गति की दिशा। देखिए इधर ध्यान दीजिए, फ्लेमिंग के दाहिने हस्त का नियम और बाएं हस्त का नियम दोनों जो है सेम है, बस जो है इसमें अंगूठा की जो दिशा होती है वह गति की दिशा दाहिना में, और बायां में जो है अंगूठा की जो दिशा होती है वह बल की दिशा होती है। फिर एक बार सुन लीजिए, फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने, सुन लो इधर ध्यान दो, दक्षिण हस्त के नियम में फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने अपने दाहिने हाथ की 3 अंगुलियां, अंगूठा, उसके पास की तर्जनी और मध्य उंगली माध्यमा को परस्पर लंबवत फैलाया और यह बताया कि तर्जनी की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, माध्यमा की दिशा किसकी दिशा होती है? धारा की दिशा, और अंगूठा की दिशा किसकी होती है? गति की दिशा होती है। दाहिना हाथ में गति की दिशा होती है। फिर उसी तरह से जो है फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां, अंगूठा, उसके पास की तर्जनी और मध्यमा को परस्पर लंबवत फैलाया और इसमें भी वही बात बताया, तर्जनी की दिशा इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इसमें भी तर्जनी की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इसमें भी माध्यमा की दिशा किसकी दिशा? धारा की दिशा, और इसमें भी माध्यमा की दिशा किसकी दिशा? धारा की दिशा। और इसमें जो है अंगूठा की दिशा बल की दिशा हो जाता है, बाएं हाथ में बल की दिशा, और इसमें जो है दाएं हाथ में किसकी दिशा होती है? बाएं हाथ में किसकी दिशा होती है? गति की दिशा। दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस जो अंगूठा में जो है अंतर हो जाए। तो इसको जो है बाएं हस्त का नियम कहते हैं, इसको दाएं हस्त का नियम कहते हैं। फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने अपने दाहिने हाथ की 3 अंगुली, अंगूठा, उसके पास की तर्जनी और मध्य उंगली माध्यमा को परस्पर लंबवत फैलाया और बताया कि तर्जनी की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, माध्यमा की दिशा किसकी दिशा? धारा की दिशा, और अंगूठा की दिशा किसकी दिशा? गति की दिशा। और इसको जो बाएं हाथ के नियम में आप बताइएगा, फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने अपने बाएं हाथ की 3 अंगुली, अंगूठा, उसके पास की तर्जनी और माध्यमा को परस्पर लंबवत फैलाया और बताया तर्जनी की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, माध्यमा की दिशा किसकी दिशा? धारा की दिशा, और अंगूठा की दिशा बल की दिशा होती है। इसमें भी वही होता है, इसमें भी होता है, बस अंगूठा की दिशा में क्या हो जाता है? अंतर हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना? फ्लेमिंग के दाएं हस्त और बाएं हस्त दोनों समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं ना? आएगा तो परीक्षा बता दीजिएगा ना, फिगर के साथ आप बताइएगा, यही जो फिगर है। अब आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युत चुंबक क्या है? विद्युत चुंबक जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो इसको हम जो है आपको जो है प्रयोग के द्वारा दिखा रहे हैं। बस 2 मिनट ध्यान रखना। इधर ध्यान दीजिए, नरम लोहे के ऊपर, ये नरम लोहा थोड़ी देर के लिए मान लीजिए नरम लोहा है, नरम लोहे के ऊपर तांबे के तार की कुंडली को यदि हम लपेट देते हैं, समझ लीजिए, और इस तार से यदि विद्युत धारा प्रवाहित करने लगते हैं, यह लोहा जो है चुंबक की तरह काम करने लगता है। समझ रहे हैं? इसी चुंबक को हम जो है कौन सा चुंबक कहते हैं? विद्युत चुंबक। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? फिर एक बार समझ लो जी लड़की, बिल्कुल ये आसान है, ध्यान से समझो। नरम लोहा के ऊपर हम क्या लपेटते हैं? तांबे के तार की कुंडली को। नरम लोहा के ऊपर तांबे के तार की कुंडली को लपेट देते हैं और तार से जो है धारा प्रवाहित करने लगते हैं। तो बताइए यह लोहा जो है किस तरह का काम करने लगता है? चुंबक की तरह। इसी को हम कौन सा चुंबक कहते हैं? विद्युत चुंबक। क्वेश्चन पूछता है विद्युत चुंबक किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो देखिए पहला जो है यह नरम लोहा की क्वालिटी पर निर्भर करता है, ठीक है ना? अच्छा नरम लोहा लगाएंगे तो फिर जो है विद्युत चुंबक अच्छा होगा, खराब लगाएंगे तो खराब होगा। दूसरा, यह जो है तार के फेरों की संख्या पर निर्भर करती है। तार के फेरों को जितना ही फेरा करेंगे उतना ही जो है यह चुंबक जो है स्ट्रॉन्ग होगा, विद्युत चुंबक स्ट्रॉन्ग होगा, समझ रहे जी? और जितना ही फेरों की संख्या कम करेंगे यह चुंबक जो है उतना ही जो है वह क्या होगा? कम होगा, चुंबकत्व का गुण, समझ रहे हो जी? फिर जो है यह धारा जो प्रवाहित कर रहा है तार से, उस धारा के परिमाण पर भी निर्भर करता है। धारा ज्यादा देंगे तो चुंबकत्व का गुण ज्यादा होगा, और धारा कम देंगे तो चुंबकत्व का गुण क्या होगा? कम। तो बताइए विद्युत चुंबक कितने बातों पर निर्भर करता है? पहला जो है नरम लोहा की प्रकृति पर निर्भर करता है, दूसरा जो है फेरों की संख्या पर, और जो है धारा के परिमाण पर। कोई दिक्कत नहीं ना? विद्युत चुंबक जो है कब तक जो है चुंबक की तरह काम करता है? जब तक हम धारा देते हैं। आपको पता है नरम लोहा के ऊपर तार की कुंडली को लपेट देते हैं और तार से धारा प्रवाहित करते हैं, तो नरम लोहा चुंबक की तरह काम करने लगता है। यह चुंबक की तरह कब तक काम करता है? जब तक हम धारा देते हैं।
जैसे ही धारा कम हटा देंगे तो चुंबक की तरह काम करना बंद कर देगा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो विद्युत चुंबक क्या है, या किन किन बातों पर निर्भर करता है, आप समझ गए। आखिरी क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आसान है। हाँ, विद्युत चुंबक के प्रेरण का सिद्धांत या मैक्स आपको जो माइकल फैराडे का सिद्धांत क्या है, सेम वही है। सुन लीजिए, विद्युत चुंबक के प्रेरण का सिद्धांत किसे कहते हैं या माइकल फैराडे का सिद्धांत किसे कहते हैं। इधर ध्यान दीजिए, माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने बताया है कि चुंबक के ऊपर जो है तांबे के तार की कुंडली को यदि हम लपेट देते हैं और एक को स्थिर रख करके एक से धारा प्रवाहित करते हैं, एक को स्थिर रख करके एक को घुमाते हैं, धारा प्रवाहित नहीं करते हैं। फिर एक बार समझ लीजिए, यदि चुंबक के ऊपर जो है, ये चुंबक है, इसके ऊपर तार की कुंडली को हम क्या करते हैं, लपेट देते हैं और एक को स्थिर रख करके और एक को क्या करते, घुमाते हैं। मान लीजिए या इस तरह से आप देखिएगा, मतलब आपके साइकिल में जो मोटर फिट रहता है वही विद्युत चुंबक के प्रेरण के सिद्धांत पर ही काम करता है। ये जो है आप नरम लोहा देख रहे हैं, ये जो है चुंबक है। ये चुंबक जो है साइकिल के पहिया में जो है यहाँ सट जाता है, ठीक है ना, साइकिल के पहिया में ये सट गया और ये घूमता रहता है, ठीक है ना। जितना ही तेज साइकिल चलाएंगे उतना ही तेज ये क्या होगा, घूमेगा और उतना ही तेज जो है इससे धारा उत्पन्न होगा। समझ रहे हो जी, आप भी खुद बना सकते हैं। इधर ध्यान दीजिए, फिर एक बार समझ लीजिए। चुंबक के ऊपर जो है तार की कुंडली को हम क्या करते हैं, लपेट देते हैं और एक को स्थिर रख करके तार की कुंडली को लपटे हैं और एक को स्थिर रख करके एक को तेजी से क्या करते, घुमाते हैं। तार को स्थिर रख करके चुंबक को घुमा रहे हैं या चुंबक को स्थिर रख करके किसको घुमा रहे हैं, तार को। तो इस तार से धारा प्रवाहित होना शुरू कर देता है। इसी सिद्धांत को हम विद्युत चुंबक के प्रेरण का सिद्धांत कहते हैं या माइकल फैराडे का सिद्धांत कहते हैं। इसी सिद्धांत पर जो है जनरेटर बना होता है, जनित्र बना होता है और डायनेमो भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। कोई दिक्कत नहीं ना। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं ना जी। कल हम पढ़ाएंगे विद्युत मोटर क्या है और विद्युत जनित्र या जनरेटर क्या है। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए, वीडियो एक दो बार आप देख सकते हैं, याद भी हो जाएगा। हाँ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और दूसरों तक शेयर भी जरूर कीजिए।